नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राहुल अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 80 फीट गहरे गड्ढे में फंसे राहुल को निकालने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। फिर भी ना तो घर वालों ने ना ही रेस्क्यू टीम ने उम्मीद का दामन छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। 3 दिन और 2 रातें गुजर चुकी हैं। घंटों में गिने तो 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राहुल अभी तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। 10 साल का मासूम राहुल करीब 80 फीट गहरे गड्ढे में पिछले 50 घंटे से ज्यादा वक्त से जिंदगी की जंग लड़ रहा है और इसी बीच रोबोटिक्स तरीके से उसे निकालने की कोशिशों को झटका लगा। राहुल को रोबोट के जरिए बाहर निकालने का पहला प्रयास विफल हो गया। इसके बाद एक्सपर्ट की टीम दोबारा कोशिश कर रही है। मैनुअल ही करेंगे। हमको लगा कि समय बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम मैकेनिकल सिस्टम का भी उपयोग करें। तो मैकेनिकल सिस्टम से उपयोग करेंगे तो वाइब्रेशन का, कंपन का भी डर है, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप लोगों ने बेहतर उसे रायशुमारी की। जी, हम जो कोर कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रॉक ब्रेकर से जो आप कंपन या वाइब्रेशन कह रहे हैं, उससे अंदर में दिक्कत होने की संभावना थी, इसलिए हमने और इसको एक्सप्लोर किया तो हमको पता चला कि कोर कटर मशीन की सहायता से ये चीजें और स्मूथली की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं वहां पे वो जो 2 मशीनें खड़ी, ट्रैक्टर उसके पीछे में, ये मशीनें हमने अभी तुरंत रायपुर से बुलाई हैं। तो वहीं एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाकर राहुल तक पहुंचने का अभियान शुरू कर चुकी है। ऐसी उम्मीद है कि आज राहुल को बचा लिया जाएगा। राहुल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल भी लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि हमारी पूरी टीम राहुल को बचाने में जुटी है। पूरी ताकत हम लोगों ने लगाया है, जो संभव हो सकता है वो सब हो रहा है। अब केवल 9 मीटर की दूरी बची है और सभी अब ACCL के भी एक्सपर्ट बुला लिए गए हैं। गुजरात की भी एक्सपर्ट टीम आई हुई है, कटक की एक्सपर्ट टीम आई हुई है, हमारे पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि उस बच्चे को बचाने के लिए। बोर में पानी और कीचड़ होने के चलते भी राहुल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। SDRF, NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी है। FSCL की टीम टनल खोदने में जुटी है। इस बार मैन्युअली टनल खोदा जा रहा है। राहुल को सकुशल निकालने के लिए 4 पोकलेन, 6 JCB, 3 फायर ब्रिगेड, हाइड्रा, स्टोन ब्रेकर, 10 ट्रैक्टर, हॉरिजॉन्टल ट्रंक मेकर जैसी मशीनों से काम लिया जा रहा है। सभी का मिशन सिर्फ एक है, राहुल को सकुशल बाहर निकालना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राहुल को बोरवेल में फंसे 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। राहुल साहू को बचाने का मिशन लगातार अभी भी जारी। हालांकि बीच बीच में रेस्क्यू में मुश्किलें थोड़ी सी आ रही हैं। रोबोट से बाहर निकालने का पहला प्रयास विफल हो गया। अगले 3 से 4 घंटे में राहुल बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि खुदाई का काम अब पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में ब्लेड हमले में घायल महिला से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। सीएम ने बहादुरी के लिए महिला को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा ने ट्वीट भी किया कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी कोई भी हो 24 घंटे के अंदर हम उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। इस मामले में भी हम सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। और अब बुलडोजर आरोपी के घर पर भी पहुंच चुका है। भोपाल में ब्लेड से हमले में घायल महिला से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। सीएम महिला के घर गए और बहादुरी के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। घटना से नाराज सीएम ने भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा, पुलिस आयुक्त भोपाल मकरन देउस्कर को तलब भी किया। पुलिस ने मामले में साधारण धाराओं में FIR दर्ज कर खानापूर्ति की थी। हालांकि सीएम की बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरन देउस्कर ने 3 बदमाशों की गिरफ्तारी की बात कही। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है, लेकिन उद्वेलित ज्यादा है।
जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहां से दूर पढ़ते हैं। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं। जिनने ये हरकत की है, ऑटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो, और बाकी कार्रवाइयां हो रही हैं। महिला पर ब्लेड से हमले के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और आगे भी रहेगा। इस स्थिति से कोई समझौता नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अपराधी कोई भी हो, 24 घंटे के अंदर हम उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। इस मामले में भी हम सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। आइए अब आपको बताते हैं कि भोपाल के टीटी नगर इलाके में 9 जून की रात उस महिला के साथ क्या हुआ था। जानकारी के मुताबिक सीमा सोलंकी अपने पति और 3 बच्चों के साथ टीटी नगर इलाके से गुजर रही थी। सीमा के साथ उनके पति भी थे। पति ने एक होटल के सामने पानी की बोतल खरीदने के लिए बाइक रोकी और पति होटल की तरफ गए। इसी दौरान एक सवारी ऑटो से आए 3 युवकों ने सीमा को देखकर अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और कमेंट भी किए। इस पर जब महिला ने विरोध किया तो तीनों युवक उससे झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा होने पर सीमा ने एक युवक को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मामला बढ़ने पर 3 युवक ऑटो से भाग निकले। मामला शांत होने के बाद सीमा बाइक से अपने पति के साथ घर की तरफ जाने लगी और इसी दौरान इन युवकों ने ऑटो से बाइक का पीछा किया और उन्हीं में से एक युवक ने सीमा के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीमा के चेहरे से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। पति ने तत्काल पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सीमा के चेहरे पर 118 टाके आए हैं। इस हमले में उसकी आंख भी बाल बाल बची है। इधर घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की कोई खोज खबर नहीं ली। इधर बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने सीएम को बताया कि बादशाह बेग सहित तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मामा शिवराज का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर भी बुलडोजर चला। पुलिस और नगर निगम की टीम की देखरेख में बुलडोजर चला है और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पीड़ित महिला से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद सीएम ने आरोपी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के समन को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी में भी पलटवार सामने आया। सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या कांग्रेस को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को ईडी ने समन की नई तारीख दी है। एजेंसी ने अब सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। वहीं राहुल गांधी को ईडी ने 13 जून को बुलावा भेजा है। राहुल गांधी समन का पालन करेंगे और सीनियर नेताओं के साथ नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में ईडी दफ्तर जाएंगे। कांग्रेस ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को 13 जून को दिल्ली में ही मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। उधर ये मुद्दा सियासी रंग भी पकड़ने लगा है।
सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी ईडी ऑफिस के घेराव में शामिल होने वाले हैं। देखिए, तनखा साहब ने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, आपके सामने हेलीकॉप्टर में उतरा हूँ, मेरे संपर्क भी नहीं हो पाया। और ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है और पहले हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और अब अंग्रेज़ों के नीति पे चलने वाले, जो फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले, उसके खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। वहीं भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने इसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। उधर कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस परिवार से दो लोगों ने देश की अखंडता एकता की ये शहादत दी, वो ऐसे समन्स और ऐसे बुलावे से, झूठे प्रकरणों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है और दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि क्या कांग्रेस को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं? राहुल और सोनिया गांधी को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाने पर धरना प्रदर्शन क्यों? भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रतिशोध की भावना से एसआईटी जांच बैठाई और 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन मोदी जी ने सभी चुनौतियां स्वीकार की और कांग्रेस की नफरत की आग से खरे खरे बाहर निकले। बीजेपी इस पूरे मामले में काफी हमलावर तेवर में है। देखो, दिग्विजय सिंह जी बहुत अलग प्रकार के नेता हैं। वे अपनी पार्टी के ही लोगों को कैसे एक्सपोज करना है, उसका भी उनका एक अभियान चलता है। अरे सावन के अंधो, तुमको सब में हरा ही हरा क्यों दिखता है? तुम जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते रहे, तुम्हें दूसरी सरकारों में वही दिखाई देता है। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, तुम्हें हाई कोर्ट में भरोसा नहीं है, तुम्हें सीबीआई में भरोसा नहीं है, तुम्हें ईडी में भरोसा नहीं है, तुम्हें चुनाव आयोग में भरोसा नहीं है, किसी में भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें को खुद पर भी भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि 1937 में आजादी की लड़ाई को लेकर नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया था। उनका दावा है कि यंग इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी है और एक भी पैसा निजी तौर पर नेहरू गांधी परिवार ने एसोसिएट जनरल या यंग इंडिया से नहीं लिया। उधर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि सिर्फ ईडी की पूछताछ पर इतना हंगामा क्यों? मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन भेजा और इस केस में राहुल और सोनिया गांधी पर हेराफेरी करने के आरोप हैं। 13 जून को राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे, वहीं 23 जून को सोनिया गांधी को भी ईडी ने तलब किया है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में महापौर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन का दौर लगातार जारी है। 5 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ। अगले कुछ घंटों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट देखें। बीजेपी में महापौर के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। बैठक में बीजेपी के बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। कल देर रात तक चली बैठक में 5 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सतना से महापौर उम्मीदवार तय हो गए हैं। उज्जैन से मुकेश टटवाल, रतलाम से अशोक पोरवाल, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, सतना से योगेश ताम्रकार का नाम तय हुआ है, लेकिन भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। ग्वालियर के पैनल में डॉक्टर वीरा लोहिया, सुमन शर्मा, माया सिंह और समीक्षा गुप्ता का नाम शामिल है, जबकि बीजेपी को भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवार विभा पटेल के मुकाबले उम्मीदवार नहीं मिल रहा है।
भोपाल से कृष्णा गौर के नाम पर पार्टी नियम से समझौता कर सकती है। मालती राय और उपमा राय को लेकर नहीं बन पा रही एक राय, नए चेहरे को मिल सकता है मौका। हालांकि भोपाल में कृष्णा गौर का नाम तय होता है तो इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला अपनी दावेदारी कर सकते हैं। इंदौर से गौरव रणदीवे, पुष्य मित्र भार्गव और डॉक्टर निशांत खरे के नाम पर चर्चा हो सकती है। जबलपुर के लिए कमलेश अग्रवाल, डॉक्टर जितेंद्र जामदार और अभिलाष पांडे के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सिंगरौली में वीरेंद्र गोयल की दावेदारी भी सामने आई है। कांग्रेस ने नामों के ऐलान पर पिछड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस से बीजेपी की तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं जी, अरे भारतीय जनता पार्टी है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की भरमार है और एक एक कार्यकर्ता एक एक योग्यता का मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, तो उनमें से कौन कार्यकर्ता प्रत्याशी हुए तो संगठन का अपना प्रोसेस है, प्रोसेस पूरा हो जाएगा और तत्काल आपके सामने नाम आ जाएगा। आप पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए आप पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस कहाँ पहुंच गई जरा कांग्रेस को पता है, लगभग महापौर के नामों पर मंथन के बीच कल सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई और केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा भी करेंगे। महापौर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा मुमकिन है। जिन सीटों पर पैंच फंसा है उस पर मंथन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बीजेपी में महापौर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन का दौर अभी भी जारी। 2 दिनों की बैठक में 5 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए, लेकिन महापौर पद की कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा है। अगले कुछ घंटों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। वहीं सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे में भी सीटों पर चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस ओपी चौधरी पर बंकी मोंगरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि कोरबा की गेवरा खदान से हजारों मजदूर और सैकड़ों वाहन कोयला चोरी में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस ओपी चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक खुली खदान से कोयला चोरी का कथित फर्जी वीडियो ट्वीट करने के आरोप में पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कोरबा के एएसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि मधुसूदन दास यादव की शिकायत पर बंकी मोंगरा पुलिस स्टेशन में चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना बांकी मोंगरा में प्रार्थी मधुसूदन यादव ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा अपने आवेदन में बताया गया था कि ओपी चौधरी नामक व्यक्ति ने अपने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कोयला चोरी की बात उल्लेख है और उस वीडियो को फर्जी बताते हुए उसने कंप्लेन किया था, जिस आधार पे बांकी मोंगरा में आज धारा 505 1B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, फिर विवेचना में लिया गया। एएसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि बंकी मोंगरा इलाके के रहने वाले मधुसूदन दास यादव ने शिकायत की थी कि चौधरी ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया था। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने 18 मई को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि कोरबा की गेवरा खदान से हजारों मजदूर और सैकड़ों वाहन कोयला चोरी में लगे हुए हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया था, यह दृश्य है एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस का, छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित गेवरा माइंस का, संगठित माफिया राज का खुला खेल, हजारों मजदूरों और सैकड़ों गाड़ियों से खुल्लम खुल्ला कोयले की चोरी, सब कुछ अति की सीमा को पार कर चुका है हमारे छत्तीसगढ़ में। आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार से हथकंडा अपनाएंगे। आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहे पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं।
तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो और उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस वीडियो के चलते कोरबा जिले की जनता प्रशासन के खिलाफ हो रही थी और प्रशासन के विरुद्ध बातें होने लगी थी। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पहले ही बिलासपुर रेंज IG रतन लाल डांगी ने जांच के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि रायपुर के पूर्व कलेक्टर चौधरी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सेवा से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS रहे हैं OP चौधरी, जिन पर चर्चा एक बार फिर छत्तीसगढ़ में हो रही है। 2018 में बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं OP चौधरी और इन्हीं के ट्विटर हैंडल से कोयला चोरी का कथित वीडियो जारी हुआ था। इस वीडियो ने काफी बवाल मचाया था छत्तीसगढ़ में। इस वीडियो के बाद मधुसूदन दास यादव ने शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन में, वहीं बंकी मोंगरा पुलिस स्टेशन में OP चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस मसले पर लगा रहे हैं। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।